Hello students, continuing to the part 6 of the transportation problem. मोदी मेथड से हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है डीजनरेसी। डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या होती है डीजनरेसी? पहले हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला है, तो पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की, तो उसमें हमने डीजनरेट और नॉन डीजनरेट की बात की है। तो वही सेम डेफिनेशन आपने यहाँ पे कर लेनी है जो पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई है। तो ए सॉल्यूशन इज डीजनरेट इफ द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन has number of allocations less than m plus n minus 1, where m is number of rows and n is number of columns, and second the allocations are dependent। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से लूप बनता है, तो allocations dependent होती हैं। तो ये जो degeneracy है, this can occur two types, during initial stage and in successive stages। means जैसे ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मीन्स स्टेप 1 से स्टेप 2 की ओर मूव करते हैं, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द ऑप्टिमैलिटी, तो उस वक्त भी ये डीजनरेसी आ सकती है। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने दिखाया है, ये एक एग्जांपल है जिसमें ABC फैक्ट्रीज हैं और XYZ वेयर हाउसेस को यूनिट्स कमोडिटीज जो हमने ट्रांसपोर्ट करनी है, तो इसको ये मैंने कैलकुलेट किया है। तो पहली मेथड मैंने आपको सब सिखा दिया है, तो वोकल्स अप्रोक्सीमेशन से या लीस्ट फोर्स से किसी से भी आप करेंगे तो ये आपकी एलोकेशंस आ गई हैं 60, 20, 50, 80, ये एलोकेशंस आ गई हैं। ये सॉल्यूशन आ गया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन 60, 20, 50, 80। तो मैंने क्या किया है, ये सॉल्यूशंस आ गया। अब आपने इसको चेक करना है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी है। 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ एलोकेशंस आर 4, बट m is 3, n is 3, 3 plus 3 6 minus 1 5 number of the allocations आनी चाहिए, but this is 4। it means there is degeneracy at the initial stage। जैसे ही हमने ऑप्टिमैलिटी के लिए मोदी मेथड लगाना चाहा, तभी हम इस बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये डीजनरेसी आ गई। नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या है, लेस देन 5 आ गई, लेस देन m plus n minus 1 आ गई। और दूसरी बात, हमें लूप भी चेक कर लेना चाहिए, लूप यहाँ पे बन नहीं रहा, तो यहाँ पे डीजनरेसी नंबर ऑफ एलोकेशंस की वजह से बन रही है। तो अब क्वेश्चन है हाउ टू रिजॉल्व डीजनरेसी। इस डीजनरेसी को कैसे सॉल्व किया जाए? तो डीजनरेसी को सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो हम इनमें से किसी एक एलोकेशन, किसी एक सेल में, ये क्या लिखी हुई है, ये CIGS लिखी हुई है, कॉस्ट लिखी हुई है, जो इससे नेक्स्ट मिनिमम, जिनको एलोकेशन हो गई वो तो ठीक है, अलॉट हो गया, बाकी जितनी बची हैं उनमें से जो मिनिमम कॉस्ट है हम ट्राई करेंगे उसको एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अलॉट कर देंगे विच इज़ क्लोज टू जीरो, जिसको मैथमेटिक्स में एप्सिलॉन या डेल्टा कुछ भी ले सकते हैं। एप्सिलॉन भी ले सकते हैं आप और डेल्टा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट मिनिमम क्या है, 8, 7, 8, 5, नेक्स्ट मिनिमम 5 है। तो मैं यहाँ 5 को यहाँ पे एप्सिलॉन या डेल्टा कुछ भी नंबर ऑफ कमोडिटीज, नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या है अलॉट कर देती हूँ, एलोकेशन दे देती हूँ। लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर लूप नहीं बनना चाहिए। जो सेकंड कंडीशन है डीजनरेसी की वो भी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने अगर दिया है तो ये लूप नहीं बन रहा है एलोकेशन से। अगर सपोज मैं यहाँ दे देती, यहाँ 5 होता तो यहाँ दे देती मैं, तो क्या होता, इस तरह से एक लूप बन जाता। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे कोऑपरेट करना होगा। 5 को मैं छोड़ देती, इससे नेक्स्ट मिनिमम, मतलब इससे अगली जो मान ली 6 है, 7 है, कोई और नंबर, कोई और कॉस्ट है, मैं उसको यूज़ कर लेती, लेकिन इसको मैं डीजनरेट ना होने देती। ऐसा क्यों? अगर आप इसको डीजनरेट होने देते हैं तो क्या होगा, आगे जाके आप कभी ट्राई कर लेना, करके देख लेना कि UI और VGs की वैल्यूज़ ही नहीं निकलती हैं वहाँ पे आपसे, जब अगर ये डीजनरेट हो जाता है तो इसलिए इसको नॉन डीजनरेट होना पड़ेगा। मीन्स आपको इंडिपेंडेंट भी देखना है कि लूप नहीं बनता। तो इस केस में यहाँ पे मैंने यहाँ डेल्टा दिया तो लूप नहीं बन रहा है। लूप ना बनने के बाद अब ये क्या है, ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रेडी हो गया ऑप्टिमैलिटी के लिए। तो अब हम फिर क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम UI और VGs निकालेंगे, जो हमारा UV मेथड है
वो यूज़ करेंगे। तो यूवी मेथड के लिए ये टेबल बनाया है मैंने, यहाँ पे सी आई जेज लिखे हैं मैंने, क्योंकि फॉर्मूला है उसका Cij इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। तो फर्स्ट यू आई कैसे लेना है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, जहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशंस हो वहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे इधर 3 है, 1 1 और इस साइड 1 2 2, तो मैक्सिमम एलोकेशंस 3 है, तो यहाँ पे मैं 0 ले लेती हूँ। ये Vj 1 2 3, V3 मैंने 0 ले लिया, तो V3 मैंने 0 ले लिया। ये कौन सा सेल है, ये वाला सेल है C33 है, ये C33 इट इज इक्वल टू U3 प्लस V3। C33 कितना है 5, U3 0, U3 हमने निकालना है और V3 कितना है 0, तो 5 इज इक्वल टू U3, तो U3 आ गया 5, मीन्स बाहर का सम अंदर आ गया, राइट। तो ऐसे ये 0 ले लिया तो ये आपका 9 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ऐसे ही फिर ये 5 है, अंदर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे -2 होना चाहिए तभी ये 3 आएगा। ये 9 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये -6 होना चाहिए तभी यहाँ पे 3 आएगा। तो यू आई और वीजेस हम इस टेबल में अब लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये 3 9 यू आई और वीजेस जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे, -6 -2 और 0, ये आ गई। अब हमने वही करना है, एम्प्टी सेल्स में यू आई प्लस वीजे का सम करना है। एम्प्टी सेल्स ये है 1 2 3 4, ये एम्प्टी सेल्स हैं, तो इनमें हमने यू आई और वीजे का सम करेंगे। तो ये यहाँ पे इसमें यू आई U1 3 है और वीजे -6 है, तो ये हो गया 3 -6 हो गया, ये कितना हो गया 3 -2 हो गया, और ये भी एम्प्टी सेल है हमारे पास 9 -2 हो गया, और ये एम्प्टी सेल है एक 5 -6 हो गया, ये यू आई प्लस वीजे हो गया, और Cij ये लिखा हुआ है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो Dij आ जाएगा 7 -5 कितना हो गया 2, ये आ गया। अब ऐसे ही 8 - 7 कितना आ गया 1, ऐसे ही ये यहाँ पे ये एम्प्टी सेल है, तो इस एम्प्टी सेल में 11 -1, तो ये 12 आ गया। और कौन सा एम्प्टी सेल है हमारे पास, 1 2 3 4 एम्प्टी सेल थे, हाँ ये भी एम्प्टी सेल है। 8 -3 -3, तो ये 11 आ गया। अब देखो DIJs क्या है, 11 2 1 और 12, ऑल द DIJs आर पॉजिटिव, DIJs are greater than equal to 0, all the DIJs are positive, it means solution under test is optimal। तो हम solution क्या लिखेंगे, ये जो solution है x13 60, x13 60, x21 50, x23 20, x32 80 और x33 ये जो है दिस इज क्लोज टू 0, इट इज इक्वल टू 0। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, दूसरी तरह से कि 3 × 60 एंड 50 × 3, इनको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा 750 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन आ गया, एंड दिस सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, सोल्यूशन अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल एंड दिस इज द आंसर। अब सेकंड चीज़ है कि सक्सेसिव स्टेजेस में कैसे आती है डीजेनरेसी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में आ गई, अब यहाँ पे हम कर रहे थे DIJ हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो सोल्यूशन अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल हो गया। मान लिया DIJ हमारे पास इनमें से 1 या 2 DIJs नेगेटिव आ जाते, तो हम क्या करते हैं, मोस्ट नेगेटिव को सिलेक्ट करके थीटा देते, जैसे पीछे हमने मोदी मेथड में किया है, उसको वैल्यू थीटा देते, और फिर हम ये जो सॉल्यूशन है इसको इम्प्रूव करते, सॉल्यूशन इम्प्रूव हो जाता है। इम्प्रूव होने के बाद हमारे पास एलोकेशंस कितनी आती है ये देखते हैं। तो एलोकेशंस आनी चाहिए 5, अगर 5 से कम एलोकेशंस आती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती है, अगर 3 आती हैं तो 2 जगह पर आप ये डेल्टा वैल्यू देंगे, 2 जगह पे ये क्लोज टू 0 कम्युनिटी अलॉट करेंगे। तो 2 जगह पे हमने करनी है, अगर बीच में आ जाता है कहीं भी, अब फिर से जब आपने सोल्यूशन इम्प्रूव कर लिया तो उसके बाद क्या है, इम्प्रूव करने के बाद फिर से देखते हैं कि नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी आ गई। नंबर ऑफ एलोकेशंस अगर अब फिर लेस देन m+n-1 आती हैं, जरूरी नहीं है कि दोबारा भी सेकंड टाइम भी m+n-1 से कम आएंगी, इतनी पूरी भी आ सकती हैं,
और कम भी आ सकती है। अगर बीच में बाद में सक्सेसिव इम्प्रूवमेंट्स, ड्यूरिंग सक्सेसिव इम्प्रूवमेंट्स अगर आपके पास नंबर ऑफ एलोकेशंस लेस देन m + n - 1 आती हैं या डिपेंडेंट आती हैं, तो उसको बोलते हैं हम डीजनरेसी इन सक्सेसिव स्टेजेस। और उसको भी आपने फिर अगेन सेम मेथड से जो नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट है CIJ है, उसको आपने डेल्टा या एप्सिलॉन कॉमोडिटी अलॉट कर देनी है। और ध्यान में रखना है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ये डिपेंडेंट ही रहनी चाहिए, लूप जो है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और जो कोई लूप है वो नहीं बनना चाहिए, और m + n - 1 के इक्वल हो जानी चाहिए। थैंक यू।